हेलो स्टूडेंट्स और द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज ना हम लोग टाइम ट्रैवल करके चलेंगे फिजिक्स की दुनिया में एक ऐसी ज़बरदस्त मिस्ट्री सॉल्व करने जिसने लिटरली 20th सेंचुरी साइंस की पूरी शक्ल ही बदल दी। पता है किसकी कहानी है? ये कहानी है उस छोटू से पार्टिकल की जो हर जगह है, आपके अंदर, मेरे अंदर, इस स्क्रीन में, हर जगह। हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। हम एकदम डिटेक्टिव बन के पता लगाएंगे कि भाई इसे आखिर खोजा कैसे गया, और ये भी जानेंगे कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक मेटल के सरफेस से आज़ाद करवा सकते हैं। रेडी हो? तो चलिए इस कमाल के सफ़र पर निकलते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जाएंगे 19th सेंचुरी के एक साइंटिफिक रहस्य में जिसका नाम था कैथोड रेज। फिर हम पर्दा उठाएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज से। उसके बाद हम समझेंगे वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। ये क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखती है। फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद करने के 3 अलग अलग तरीकों को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम कुछ बहुत ज़रूरी डेटा और वैल्यूज़ को रिवाइज करेंगे जो एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। और हाँ, एंड में आपकी नॉलेज का एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। सेक्शन 1 एंड 19th सेंचुरी साइंस मिस्ट्री। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1800s के आखिरी सालों से। इमेजिन करो, उस टाइम दुनिया भर के साइंटिस्ट्स डिस्चार्ज ट्यूब्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। ये क्या थी? बस कांच की सील्ड ट्यूब्स जिनके अंदर बहुत ही कम प्रेशर पर गैस भरी होती थी। अब जब इन ट्यूब्स के दोनों सिरों पर हाई वोल्टेज लगाया जाता था तो एक अजीब सी चमकदार रोशनी दिखती थी। लेकिन सवाल ये था कि ये रोशनी आ कहाँ से रही है? इसका राज क्या है? यही थी उस वक्त की सबसे बड़ी साइंस पजल। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का सफ़र काफ़ी लंबा चला। देखो, 1870 में विलियम क्रुक्स ने इन अनजाने किरणों को कैथोड रेज का नाम दिया और इनकी प्रॉपर्टीज को खूब स्टडी किया। फिर 1887 में हर्ट्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंफर्म कर दिया, जिसने इस डिबेट को और गरमा दिया कि भाई ये कैथोड रेज आखिर वेव्स हैं या पार्टिकल्स। 1895 में इसी तरह की ट्यूब से रोंचगन ने गलती से एक्सरेज की खोज कर ली और आखिरकार 1897 में जे थॉमसन ने इस पूरी पहेली को सॉल्व कर दिया और उस पार्टिकल को ढूंढ निकाला जिसे हम आज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आखिर ये कैथोड रेज हैं क्या? सिंपल भाषा में ये कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलने वाले बहुत तेजी से दौड़ने वाले नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक स्ट्रीम है, एक नदी जैसी। साइंटिस्ट को तब तक इतना तो पता था कि इन पर नेगेटिव चार्ज है और ये बिल्कुल सीधी लाइन में चलती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि ये पार्टिकल्स, ये कण आखिर बने किस चीज से हैं? क्या ये उस गैस के एटम्स हैं जो ट्यूब में भरी हैं, या ये कुछ बिल्कुल नया है? यही थी $1 मिलियन क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, अनमास्किंग द इलेक्ट्रॉन। तो इस रहस्य को सुलझाने का क्रेडिट जाता है 2 महान साइंटिस्ट्स को, जिन्होंने अपने ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की असली पहचान दुनिया के सामने ला दी। ये थे जे थॉमसन और आर ए मिलिकन। इन्होंने ही इस केस को क्रैक किया। तो 1897 में जे थॉमसन ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। सोचो उन्होंने क्या किया। उन्होंने इन कैथोड रेज के रास्ते में एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और दूसरी तरफ से उसके ठीक 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और फिर जैसे रिमोट से टीवी कंट्रोल करते हैं ना, वैसे ही इन फील्ड्स को एडजस्ट करके उन्होंने 2 चीजें निकाली। एक, इन पार्टिकल्स की स्पीड, जो कि गेट दिस, स्पीड ऑफ लाइट का 10 से 20% थी, बहुत तेज। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनका चार्ज टू मास रेशियो, जिसे हम कहते हैं E/m। लेकिन जो असली गेम चेंजर था ना, वो अब सुनो। उन्होंने देखा कि ये E/m रेशियो हमेशा हमेशा सेम रहता था। फर्क नहीं पड़ता कि कैथोड लोहे का है या सोने का, या ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है या हीलियम। रिजल्ट सेम टू सेम। और बस इस एक ऑब्जर्वेशन ने सब कुछ बदल दिया। सोचो, अगर ये पार्टिकल्स हर बार हर मटेरियल में सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ था, ये कोई आम पार्टिकल्स नहीं थे। ये हर चीज का, हर तरह के मैटर का एक बुनियादी, एक फंडामेंटल हिस्सा थे। जे थॉमसन ने इसे यूनिवर्सैलिटी कहा। मतलब ये कण हर जगह हैं, हर चीज में मौजूद है, एक यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक। यहाँ हम इन दोनों मास्टर डिटेक्टिव्स के काम को एक साथ देख सकते हैं। जे थॉमसन ने 1897 में E/m रेशियो की वैल्यू निकाली, जो थी 1.76 × 10⁻11 C/kg। लेकिन अभी भी E यानी चार्ज और M यानी मास अलग अलग पता नहीं थे। इस पजल के आखिरी टुकड़े को जोड़ा आर ए मिलिकन ने 1913 में अपने लेजेंडरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से।
उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी ई इतनी ज्यादा एक्यूरेसी से नापा कि सब हैरान रह गए। वैल्यू थी 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। और जब ई और ई बाय एम दोनों मिल गए तो इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना तो बच्चों का खेल था। और इस तरह जे थॉमसन ने इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बिल्कुल साबित हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन ही मैटर का एक मूलभूत, एक यूनिवर्सल कंस्टिट्यूएंट है। और वो अजीब सी दिखने वाली कैथोड रेस, वो दरअसल और कुछ नहीं, बस इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एक सुपर फास्ट स्ट्रीम थी। मिस्ट्री सॉल्व्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 में एक नए सवाल के साथ, द वर्क फंक्शन बैरियर। हमने ये तो जान लिया कि हर चीज में, खासकर मेटल्स में, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मेटल के सरफेस को छोड़कर घूमने क्यों नहीं निकल जाते? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें रोक कर रखती है, एक जेल की तरह? हाँ, बिल्कुल एक चीज़ है जो उन्हें रोकती है। देखो, मेटल्स के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आज़ादी से घूमते रहते हैं और इसी वजह से मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मेटल का सरफेस, जिसमें अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तुरंत पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। और ये पॉजिटिव सरफेस उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक अट्रैक्टिव फोर्स से फट से वापस अंदर खींच लेता है। इसे ही हम सरफेस पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो है अट्रैक्शन फोर्स, या है पोटेंशियल बैरियर को पार करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो मिनिमम एनर्जी, बिल्कुल आखिरी सीमा वाली एनर्जी, जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बस जस्ट बाहर निकालने के लिए जरूरी होती है, उस एनर्जी को ही उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। इसे हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी होती है। इसको ऐसे समझो, अगर आप एक गड्ढे में खड़े हो तो उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए आपको कम से कम कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी ना। वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क फंक्शन है। और हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस मेटल के एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी सतह यानी सरफेस कितनी साफ सुथरी है। जिन मेटल्स का वर्क फंक्शन कम होता है, जैसे कि सीजियम, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। और जिनका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है, जैसे प्लैटिनम, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल के गेट से बाहर निकालना है, तो हमें उन्हें वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी देनी होगी। सिंपल। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 4, 3 वेज टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। साइंटिस्ट ने इस एनर्जी को सप्लाई करने के 3 मेन तरीके ढूंढ निकाले हैं। ये 3 तरीके हैं। पहला है थर्मियोनिक इमिशन, जिसमें हम हीट यानी गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है फील्ड इमिशन, जिसमें एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसमें लाइट यानी रोशनी का उपयोग किया जाता है। चलो इन तीनों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, चलो इनमें से 2 को कंपेयर करते हैं। थर्मियोनिक इमिशन में एनर्जी का सोर्स है हीट। जब आप मेटल को गर्म करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि वो वर्क फंक्शन के उस बैरियर को फलांग कर बाहर आ जाते हैं। पुराने ज़माने की जो टीवी ट्यूब्स होती थी ना, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती थी। दूसरी तरफ है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहाँ एनर्जी का सोर्स है लाइट। जब एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल पर गिरती है तो लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। और इन निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स का स्पेशल नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और हमारा तीसरा तरीका है फील्ड एमिशन। इसमें हम मेटल के सरफेस पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लगभग 10 टू द पावर 8 वोल्ट्स पर मीटर का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ताकतवर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के अंदर से जबरदस्ती खींचकर ही बाहर निकाल देता है। इसका सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है गाड़ियों में लगा स्पार्क प्लग। वो ऐसी ही स्ट्रॉन्ग फील्ड से एक स्पार्क पैदा करके इंजन को स्टार्ट करता है। ओके, अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, खासकर नीट जैसे एग्जाम्स के लिए। सेक्शन 5, की डेटा एंड डिस्कवरीज। ये वो नंबर्स हैं जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहली वैल्यू, इसे नोट कर लो, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम। ये है इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज यानी E/m रेशियो, जिसे जे थॉमसन ने डिटर्मिन किया था। और याद है ना, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल है, कांस्टेंट है। दूसरी वैल्यू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ये है एक सिंगल अकेले इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसे R.A. मिलिकन ने नापा था। इसे हम एलिमेंट्री चार्ज E भी कहते हैं और ये फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल कांस्टेंट्स में से एक है।
और आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी। ये एनर्जी की एक छोटी सी यूनिट है। 1 ईवी का मतलब है वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब उसे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए। और जूल्स में इसकी वैल्यू है 1.602 × 10⁻⁻19 जूल्स। यहाँ पर एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक है। 1 ईवी की वैल्यू जूल्स में और इलेक्ट्रॉन के चार्ज ई की वैल्यू कूलम्स में, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम सेम है, याद रखना।